नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। जी हाँ, आज MCQ की नेक्स्ट जो अपनी ये सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है अच्छा टॉपिक है और फिजिक्स का टॉपिक है ऊष्मा और ताप। क्वेश्चंस के साथ साथ इसमें हम लोग थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे, अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। और हाँ, हो सकता है कि भाई थोड़ा चेंज करके घुमा फिरा के सवाल दे दे, लेकिन यहां से अगर आप एक बार समझ लोगे तो इस सवाल आपके गलत नहीं होंगे, खोटे नहीं होंगे, ये कंफर्म है। ठीक है ना। तो एक बार फिर से जोधपुर की पावन धरा से स्वागत है आप सबका। ठीक है, शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। ठीक है, ओके। देखिए भाई, निम्न में से ऊष्मा का मात्रक नहीं है। देखिए, जूल के बाद रे अर्ग, ठीक है, कैलोरी और किलो कैलोरी, ये सब के सब ऊष्मा के मात्रक हैं। सब के सब ऊष्मा के मात्रक हैं। सब के सब क्या है? ऊष्मा के मात्रक है। ठीक है, ध्यान रखना, जूल भी ऊष्मा का मात्रक। भाई ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु में ताप के कारण उत्पन्न होती है। कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है, ठीक है, इसका पता कैसे लगाते हैं? ऊष्मा के द्वारा लगाते हैं। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा क्या होती है? कार्य। जब अपन कार्य करेंगे तब ऊर्जा खर्च होगी कि नहीं होगी? ठीक है ना। तो जो ऊर्जा का मात्रक है वही ऊष्मा का मात्रक है। ठीक है ना। इसलिए जूल भी है, अर्ग भी है, ठीक है, कैलोरी भी है, किलो कैलोरी भी है। यह मात्रक है रे इसका, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर। यहां से इसकी विमा निकाल सकते हैं अपन। ऊष्मा की विमा क्या हो जाएगी? किलोग्राम यानी m1L2T-2, ये हो गई ऊष्मा की विमा। विमीय सूत्र ये हो गया। ठीक है, ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? जूल। CGS मात्रक क्या होता है? कैलोरी। ठीक है, 1 किलो कैलोरी, देखो रे, 1000 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी। ठीक है, यानी 4184 जूल। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 क्या होते हैं? अर्घ होते हैं। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु का न्यूनतम ताप कितना होता है? केल्विन ताप, सेंटीग्रेड ताप, परम शून्य ताप, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, न्यूनतम ताप को अपन क्या कहते हैं? न्यूनतम ताप को क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। और यह होता कितना है? 0 केल्विन होता है। कितना होता है? 0 केल्विन होता है। ठीक है, और इसका अगर सेंटीग्रेड में निकालें तो -273.15 सेंटीग्रेड। वैसे तो 0 केल्विन 273 अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना, लेकिन वास्तव में कितना? -273.15, -273.15। ठीक है, अगला देखो, निम्न में से ताप का पैमाना नहीं है। सेल्सियस पैमाना सेंटीग्रेड वाला बिल्कुल है, फ़ारेनहाइट बिल्कुल है, केल्विन बिल्कुल है, और र्यूमर पैमाना। एक कौन सा पैमाना होता है? र्यूमर पैमाना। कौन सा पैमाना? र्यूमर पैमाना। अब जरा इसको देखो, अब ठीक है, देखो रे, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, ये लो, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर अगर आपको हिमांक पूछे, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर अगर आपको क्या पूछे? हिमांक पूछे, तो वो कितना होता? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ये तो डिग्री सेल्सियस पैमाना है, इस पर हिमांक बिंदु कितना? 0 डिग्री। क्वथनांक कितना रे? 100 डिग्री। और इसके भाग पूछे अगर तो कितने होते हैं? 100 समान भाग होते हैं। कितने होते हैं? 100 समान भाग होते हैं। ध्यान रखना, डिग्री सेल्सियस पैमाने पर हिमांक बिंदु 0 डिग्री, क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री, और भाग कितने रे? 100। फ़ारेनहाइट पैमाने पर हिमांक कितना रे? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट पर हिमांक कितना? 32। क्वथनांक कितना? 212। क्वथनांक कितना? 212। और इसके भी भाग कितने? 100। ठीक है, केल्विन पैमाने के अंदर, केल्विन पैमाने के अंदर हिमांक 273.15 और क्वथनांक 373.15।
हिमांक 273.15, क्वथनांक 373.15, भाग इसके भी कितने हैं रे 100। फिर आता है र्यूमर। कौन आता है? र्यूमर। र्यूमर में हिमांक होता है 0 डिग्री र्यूमर, 0 डिग्री र्यूमर, और क्वथनांक कितना होता है? 80 डिग्री र्यूमर। ध्यान रखना, र्यूमर पैमाने में हिमांक कितना? 0 डिग्री र्यूमर, और क्वथनांक कितना? 80 डिग्री र्यूमर। भाग कितने है भाई? 80। कितना भाग है? 80। ठीक है, ध्यान रखना, सेल्सियस में 0 100, फारेनहाइट में 32 212, केल्विन में 273.15 373.15, और र्यूमर के अंदर 0 80। किस ताप पर डिग्री सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट जो है वो दोनों के दोनों समान होते हैं? ध्यान रखना, -40 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा ताप है जिस ताप पर दोनों पैमानों पर जो अंकीय मान आएगा या जो उसकी रीडिंग आएगी वो क्या होगी? समान होगी। क्या होगी? समान। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट क्या होते हैं? समान होते हैं। किसी स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल होता है, 98.6 फारेनहाइट बिल्कुल होता है। ठीक है, इन दो चीजों को अच्छी तरह से याद रखना, यहां से सवाल कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, क्या केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में संबंध? अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड दिया है और केल्विन निकालना है तो 273 जोड़ दो। जैसे कि मान लो अपने को दिया हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में बदलो तो 273। मान लो 573 केल्विन है, ठीक है ना, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में बदलो तो -273। यानी डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में तो +273, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में तो -273। फिर देखिए, डिग्री सेंटीग्रेड बटा 5 बराबर F -32 बटा 9। ठीक, एक फॉर्मूला दिए बराबर R बटा 4। ये इन तीनों में संबंध दे रहे। आपको डिग्री सेंटीग्रेड देके अगर केल्विन पूछे तो ये है, डिग्री सेंटीग्रेड देके फारेनहाइट पूछे तो इसको काम में लेना है, डिग्री सेंटीग्रेड देके रोमर पूछे तो इन दोनों को काम में लेना है। ठीक है, और अगर फारेनहाइट देके रोमर पूछे तो इन दोनों को काम में लेना है। ध्यान रखना, ठीक है, दोनों के दोनों फॉर्मूले याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। खासकर से ये तो याद रखना, डिग्री सेंटीग्रेड बटा 5 बराबर F -32 बटा 9 बराबर R बटा 4। ठीक है, उष्माधारिता के लिए सही है C। उष्माधारिता को क्या कहते हैं? C। Q बटा क्या लिखा हुआ है? डेल्टा T, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। C बटा डेल्टा T, मात्रक है कैलोरी प्रति केल्विन, कैलोरी प्रति केल्विन या कैलोरी प्रति सेंटीग्रेड सेल्सियस। ठीक है, इसकी विमा देखो M1L2 T-2 और θ-1 रे। ये याद रखना, ये तो अभी अपन ने पढ़ी थी उष्मा की, इसको एक्स्ट्रा याद रख लेना। ठीक है, उष्माधारिता क्या होती है? किसी भी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए दी गई उष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? उष्माधारिता। याद रखना अंतर, किसी भी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, अगर यहां पर 1 किलोग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए दी गई उष्मा पूछे तो वो विशिष्ट उष्मा होगी। उष्माधारिता में क्या है? किसी भी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड, उष्माधारिता। विशिष्ट उष्मा 1 किलोग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए दी गई उष्मा विशिष्ट उष्मा कहलाती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, ये सब के सब सही है। ओके, ध्यान रखियो। अगला देखो, जल का प्रसामान्य क्वथनांक कितना होता है? प्रसामान्य क्वथनांक देखो, क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री। प्रसामान्य क्वथनांक मतलब सामान्य वायु दाब पर मानक वायु दाब पर क्या है? मानक वायु दाब पर ज्ञात किया गया, मानक वायु दाब पर ज्ञात किया गया क्या रे? क्वथनांक। ज्ञात किया गया क्वथनांक क्या कहलाता है? प्रसामान्य क्वथनांक।
100 डिग्री 373 केल्विन, सही है ना रे। इस डिग्री को देखो बदलो केल्विन के अंदर, तो 100 प्लस 273 करना पड़ेगा, 373 आ गया, ये लो, ठीक है। फिर सवाल कह रहा है बर्फ का प्रसामान्य गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक, ठीक है ना, और 273 केल्विन, बिल्कुल सही बात है। गलनांक 0 डिग्री तो होता है, और 0 को केल्विन में बदलोगे तो 273 ऐड करोगे तो 273 केल्विन हो गया। प्रसामान्य गलनांक। मानक वायु दाब पर कितना, और मानक वायु दाब कितना होता है? 1 एटीएम। कितना होता है? 1 एटीएम। वाष्पन की प्रक्रिया, ताप बढ़ने से वाष्पन बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ने से बढ़ेगा। अगर किसी भी तरल का वाष्पन किसमें होगा? तरलों में होता है, द्रवों में। अगर किसी द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर ज्यादा है तो वाष्पन ज्यादा, भाई जगह ज्यादा मिलेगी। भाई एक तो आप एक लोहे की बोतल ले ली, इतना सा मुंह है, नीचे से गर्म कर रहे हो, उतने से मुंह से वो वाष्प निकल रही है। एक बड़ा सा परात ले ली, उसको कर रहे हो, तो वाष्पन ज्यादा किस में होगा? बड़ी सी परात में। क्यों? क्योंकि उस तरल का, उस द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा हो गया, एक सरफेस ज्यादा मिल गई ना उसको, ठीक है, तो बढ़ने पर बढ़ेगा, ठीक है। क्षेत्रफल बढ़ने पर घटेगा नहीं। ए और बी। स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, इस शब्द को ध्यान रखना, स्थिर ताप पर 1 किलोग्राम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है? स्थिर ताप पर। यानी अगर मैं कहूं कि ये कोई बर्फ है और इस बर्फ से ये जल में जा रहा है, तो फिलहाल इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिलहाल टेम्परेचर कितना है? 0। अब इस बर्फ को जल में बदलने के लिए कुछ ऊष्मा देनी पड़ेगी। ये जो ऊष्मा दोगे ना, इस ऊष्मा से ये टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, ये ध्यान रखना। ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो ये ऊष्मा कहां जाएगी? ये ऊष्मा जाएगी उस अवस्था परिवर्तन को कराने के काम में आएगी। तो ऐसी ऊष्मा जो छाने छाने चुपचाप चली जाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है रे। यानी टेम्परेचर में चेंज ही नहीं कर रही, कौन सी ऊष्मा? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। कौन सी ऊष्मा? गुप्त ऊष्मा। ऊष्मा धारिता बताया था, किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा, ऊष्मा धारिता। 1 किलोग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा। गलन गुप्त ऊष्मा क्या होती है? कि स्थिर ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई ऊष्मा। और गलन ऊष्मा क्या होती है? पदार्थ को गलाने के लिए, 1 किलोग्राम पदार्थ को गलाने के लिए। बर्फ की गलन ऊष्मा ध्यान रखना, बर्फ की गलन ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। बर्फ की गलन ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 540 कैलोरी प्रति ग्राम। कहते हैं ना कि उबलते हुए पानी की अपेक्षा उसकी जो भाप होती है वो अत्यधिक खतरनाक होती है। कारण क्यों? क्योंकि पानी उबल रहा है, उस पानी से, उस द्रव से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में। अवस्था चेंज हो रही है, तो वहां पर 100 डिग्री टेम्परेचर के साथ साथ उसकी जो गुप्त ऊष्मा होती है वो भी ऐड हो जाती है। इसलिए 100 डिग्री पर उबलते हुए पानी से खतरनाक उसकी वाष्प होती है। पूछ ले क्यों? गुप्त ऊष्मा की वजह से। क्यों होती है? गुप्त ऊष्मा की वजह से। 540 कैलोरी प्रति ग्राम जल की वाष्पन ऊष्मा। किस पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार कम होता है? फ्लिंट कांच, साधारण कांच, पायरेक्स कांच। इसको थोड़ा ध्यान रखना। आजकल क्या है, ज्यादातर जो यूटिलाइज हो रहा है इस पायरेक्स कांच का हो रहा है। कारण क्या है कि इसमें ऊष्मीय प्रसार थोड़ा कम होता है। वैसे आपको पता है जैसे कि बिजली के खंभों से अपन तार थोड़े ढीले लटकाते हैं, ठीक है, ताकि वो गर्मियों में फैल जाते हैं, सर्दियों में सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। रेल की पटरियों के बीच में इस तार छोड़ते हैं। ये सब किसके उदाहरण है? ऊष्मीय प्रसार के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? ऊष्मीय प्रसार के उदाहरण, तो ध्यान रखना। फिर देखिए ठोसों में ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां है? एक तो है चालन, ठीक है, एक क्या है? संवहन, और एक क्या है? विकिरण। ध्यान रखना। चालन के अंदर क्या होता है? ऊष्मा का ट्रांसफर होता है इस प्रकार से। कण स्वयं गति नहीं करता, सिर्फ ऊष्मा का ट्रांसफर होता है ठोसों में। ठोसों में किससे होता है? चालन। यानी ये एक कण है, दोनों चिपके हुए हैं, इसने इसको ट्रांसफर करी, इसने इसको ट्रांसफर करी, ऐसे करते करते छड़ का एक सिरा गर्म करो तो दूसरा सिरा गर्म हो जाता है, ठीक है। सब्जी बनाते समय अगर उस कड़ाई के अंदर कड़ा लिया मैंने, अगर चमचो छोड़ दो तो कहीं रही, पीछे से थोड़ी देर बाद में उसको पकड़ोगे तो पीछे से भी गर्म हो जाएगा। ये क्या है? ऊष्मा का चालन। कहीं है ऊष्मारो चलन, कहीं है चालन।
संवहन किसमें होता है? इसमें गैस और द्रव के अंदर। इसमें कण स्वयं एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर क्या करते हैं? उष्मा का ट्रांसफर करते हैं। भाई सीधी सी बात है, आप पानी को गर्म करते हो, ठीक है, आप जब पानी को गर्म करते हो तो जो गर्म होते ही जो कण है, जो अणु है, वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत में जब पानी गर्म हो रहा है, आप देखना ऊपर तो गर्म है, नीचे ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि जो नीचे गर्म हुए वो गर्म होते कहां आ रहे हैं? ऊपर आ रहे हैं। गर्म होते कहां आ रहे हैं? ऊपर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो द्रवों और गैसों के अंदर जो उष्मा का संचरण है, वो कण स्वयं एक जगह से दूसरी जगह तक गति करके फिर स्थानांतरण करते हैं, ठीक है ना। और विकिरण कहां पे होता है? निर्वात के अंदर होता है, ध्यान रखियो, ठीक है। तो ठोसों में उष्मा का चालन, एक ये चीज ध्यान रखना, उष्मा की चालकता अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तो समानुपाती होती है, उसकी लंबाई में क्या होती है? भाई एक बात बताओ, एक तो इतनी सी छड़ है, इस सिरे को गर्म करा, ठीक है, थोड़ी देर में यहां पहुंच जाएगा। एक इतनी लंबी छड़ है, इस सिरे को गर्म करोगे, यहां तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। यानी उष्मा की चालकता अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होगी रे? समानुपाती, और लंबाई के क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब ये बेसिक चीजें हैं, इनको ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं सर सवाल तो कराएगा नहीं, फिर ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। सवाल ये देखो, द्रव तथा गैस में उष्मा का संचरण किससे होता है? संवहन से। किससे होता है? संवहन से होता है, ठीक है। फिर देखो, सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि उसमें विकिरण का परावर्तन नहीं करते रे। अगर परावर्तन कर देंगे तो सर्दी ज्यादा लगेगी। उसमें विकिरण का अधिक अवशोषण करते हैं, उसमें विकिरण का कम अवशोषण करते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जब अपन सर्दियों के अंदर गहरे रंग के या ऊनी वस्त्र पहनते हैं, तो ऊनी वस्त्रों के अंदर जो रिक्त स्थान पाए जाते हैं, उन रिक्त स्थानों के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। इन छेद के अंदर क्या भरी रहती है? हवा भरी रहती है। यह हवा क्या करती है? शरीर की जो गर्माहट है को बाहर जाने से रोकती है, यानी एक कुचालक परत बनाती है रे। कैसी परत? कुचालक परत बनाती है। किसके बीच में? वायुमंडल और अपने शरीर के बीच में। ध्यान रखना, अगर अपन बात करें कि कोई ऐसा मकान बनाना संभव है जिससे क्या वो पूरा गर्मियों में सर्दियों में वातानुकूलित रहे ऑटोमेटिक, तो जो खोखली ईंटें हैं, उन ईंटों से अगर आप छत और दीवारें बनाओगे तो खोखली ईंट के बीच में वायु है, ठीक है। तो वो क्या करेगी? एक परत बना देगी उष्मा के संचरण के लिए। ना तो बाहर का अंदर का बाहर जा सकता है, ना बाहर का अंदर आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, किस रंग की ज्वाला अधिक हानिकारक होती है? एक बात ध्यान रखना कि जो तरंगदैर्ध्य होता है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जिसकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा, उसकी ज्वाला का ताप उतना कम, ठीक है। तो अब देखो, अपन अगर ऐसे चलते हैं तो इस लाल की तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा और इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम। लेकिन एक बात बताओ, बैंगनी रंग की ज्वाला देखी क्या कभी? नहीं। ज्वाला के मुख्यतः कितने रंग होते हैं? 3 ही होते हैं, एक तो नीला, एक पीला, एक लाल। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसकी रे? नीले रंग की तरंगदैर्ध्य, फिर किसकी? पीले रंग की तरंगदैर्ध्य, फिर किसकी रे? लाल रंग की तरंगदैर्ध्य, ठीक है ना। सॉरी, सबसे ज्यादा लाल की, फिर पीले की, फिर नीले की, यानी सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी है? नीले की। तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य जिसकी, उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा, यानी नीले रंग की ज्वाला सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। उसके बाद पीले रंग की, सबसे कम लाल रंग की। यानी लाल रंग की ज्वाला इतनी हानि नहीं पहुंचाती जितनी कितनी पहुंचाती है नीले रंग की। क्यों? क्योंकि लैम्बडा इनवर्सली क्या होता है रे? टी। यानी ये जितना कम होगा उतना टेम्परेचर यानी उष्मा बढ़ेगी, ठीक है। और तरंगदैर्ध्य का क्रम मैंने वीडियो में आपको बताया था। सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य लाल की, फिर पीले की, फिर नीले की। कौन से पदार्थ देर से गर्म व ठंडे होते हैं? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनकी उष्मा धारिता अधिक होती है, जिनकी विशिष्ट उष्मा अधिक होती है, जिनकी गुप्त उष्मा अधिक होती है, या डी इनमें से कोई नहीं? ध्यान रखना, जिनकी विशिष्ट उष्मा ज्यादा होती है वो देर से ही गर्म होंगे, देर से ही ठंडे होंगे। जिनकी विशिष्ट उष्मा ज्यादा वे देर से ही गर्म, देर से ही ठंडे।
सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है रे? सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? तो ध्यान रखना हाइड्रोजन। और सबसे कम किसकी होती है? रेडॉन की। ये भी ध्यान रखना। सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी? हाइड्रोजन की। सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी? हाइड्रोजन की। सबसे कम किसकी? रेडॉन की। सबसे कम किसकी? रेडॉन की। जलती हुई मोमबत्ती का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? 7वीं की किताब के अंदर है। कौन सा भाग होता है? अब आप लोग करके आओगे इसको कि जो दीप्त होगा वो गर्म होगा? नहीं, जो अदीप्त भाग होता है मोमबत्ती की ज्वाला का, ये ज्वाला मान लो इस प्रकार है, ये बाहर इस थोड़ा सा ऐसा हल्का 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 भाग होता है, फिर ये अंदर से ये पीली पीली, फिर ये बीच का भाग है। तो ये जो भाग है ना, ये अदीप्त भाग सबसे ज्यादा गर्म होता है। और इस भाग की वजह से अपन मान लो सुनार वगैरह सोना चांदी काम में लेते हैं ना, वो थोड़ा सा दूर रख के फिर वो चलाते हैं, बंदूक टाइप में इसका हथियार होता है उनका, ठीक है ना। यहां से रख के चलाते हैं, धीरे 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 गलने लग जाता है। कौन सा भाग? अदीप्त भाग। कौन सा भाग? अदीप्त भाग। सत्य कथन का चुनाव कीजिए, ठीक है। ये परिभाषाएं हैं, आपको याद करने के लिए मैंने प्रश्न बनाया है। देखो, 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से, 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ऊष्मीय मान कहलाती है। यानी अपन 1 किलो कोयला जलाया, 1 किलो गोबर के उपले जलाए, थेपड़ियां, ठीक है, तो कितनी ऊष्मा मिली? वो ऊष्मीय मान है। 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान 1 कैलोरी। 1 ग्राम का 1 डिग्री तो 1 कैलोरी, 1 किलो का 1 डिग्री तो 1 किलो कैलोरी। ध्यान रखिए, 1 ग्राम का 1 डिग्री 1 कैलोरी, 1 किलो का 1 डिग्री तो 1 किलो कैलोरी, ठीक है। एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन होगा। एनटीपी, इसको कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ध्यान रखना, एनटीपी अगर आ जाए तो 22.4 और एसटीपी अगर आ जाए तो 22.7। एनटीपी पर 22.4, एसटीपी पर 22.7, एनटीपी पर 22.4, एसटीपी पर 22.7, ठीक है। देखो, एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना? 22.7। अब देखो, एनटीपी क्या? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ताप कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दाब कितना होता है? 1 एटीएम। एनटीपी पर ताप कितना? पूछ ही ले, एनटीपी पर ताप कितना होता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। दाब कितना? 1 एटीएम। 1 एटीएम बराबर कितना रे? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। अगर बात करें एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, मानक ताप और दाब। ताप तो 0 डिग्री है, दाब हो जाएगा 1 बार। दाब क्या हो जाएगा? 1 बार, यानी 10⁵ पास्कल, ठीक है। अगर इस कंडीशन पर पूछे तो 22.4, इस कंडीशन पर पूछे तो 22.7। जल के लिए त्रिक बिंदु का मान होगा। त्रिक बिंदु का मतलब रे ऐसा बिंदु, ऐसा बिंदु। त्रिक बिंदु का मतलब क्या? ऐसा बिंदु जहां पर जल की तीनों अवस्थाएं, जल की तीनों अवस्थाएं किसमें हो? साम्य में हो। किसमें हो? साम्य में हो। जल की तीनों अवस्थाएं किसमें हो? साम्य में हो। और जल के लिए त्रिक बिंदु होता रहे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी है, बिल्कुल है। 273 भी तो है, ठीक है। किस ताप पर गैस का संघनन या द्रवीकरण, मतलब गैस का संघनन कैसा होता है? जब अपन प्रेशर लगाता है। भाई गैस की टंकियों में क्या होता है? प्रेशर के साथ गैस को भरा जाता है तो वो लिक्विड बन जाती है, ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा ताप है जहां पर अत्यधिक प्रेशर के बाद में भी गैसों का द्रवीकरण संभव नहीं है? उसको कहते हैं क्रांतिक ताप। यानी अगर गैस का ताप क्रांतिक ताप से भी ज्यादा है तो भले कितना ही दाब लगा लो, वो लिक्विड फॉर्म में आएगी नहीं। अगर गैस का ताप क्रांतिक ताप से ज्यादा है, गैस का ताप क्रांतिक ताप से क्या है? ज्यादा, तो भले कितना ही जोर लगाओ लिक्विड नहीं बढ़े। जल का सर्वाधिक घनत्व किस ताप पर होता है? ध्यान रखना, जब जल को 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, 0 से 4। ध्यान रखना, नॉर्मली जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आयतन बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आयतन बढ़ता है, लेकिन जल का असामान्य व्यवहार कह दो कि 0 से 4 डिग्री तक बढ़ाने पर
इसका आयतन तो घटेगा लेकिन घनत्व बढ़ेगा, ध्यान रखना। इसलिए जल का मैक्सिमम जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 4 डिग्री पर। भाई सामान्यतः अगर हम लोग किसी भी वस्तु का ताप बढ़ाते हैं तो आयतन बढ़ेगा, लेकिन यहां पर जल के केस में उल्टा है, 0 से 4 तक। 0 से 4 तक आयतन घटता है, घनत्व बढ़ता है, उसके बाद आयतन बढ़ता है। ये कुछ एक पॉइंट लिखे हुए हैं, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, इसमें थोड़ा जूम की समस्या है, नया बोर्ड है, थोड़ा दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। देखो मैं आपको सुना देता हूं और ध्यान से आप थोड़ा फोन को तिरछा करके देख लेना, हो जाएगा। हवा ऊष्मा की कुछ अलग होती है। हवा क्या होती है? ऊष्मा की कुछ अलग होती है। हवा ऊष्मा की कुछ अलग। अतः सर्दियों में ऊनी वस्त्र जिनके रिक्त स्थान में हवा भरी रहती है शरीर के ताप को बाहर जाने नहीं देती, मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। खोखली ईंटों का मकान जो है वो कैसा होगा? वातानुकूलित होगा। कैसा होगा? वातानुकूलित होगा, ठीक है। फिर देखिए एक मिनट हो, बड़ा नहीं हो रहा, घूम भी नहीं रहा, छोड़ो इसको, और कुछ हो जाएगा। फिर है किरचॉफ का नियम। 3 नियम मेरे, एक तो किरचॉफ का, एक न्यूटन का शीतलन नियम, एक स्टीफन का नियम। एक तो है किरचॉफ, ठीक है। किरचॉफ क्या कहता है? किरचॉफ कहता है कि जो पदार्थ अच्छा अवशोषक है वो अच्छा उत्सर्जक भी है। ध्यान रखना, अच्छा अवशोषक, अच्छा उत्सर्जक, पहला चीज। फिर है न्यूटन, न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम यह कहता है कि वस्तु के ठंडे होने की दर जो है वो वातावरण तथा वस्तु के तापांतर के समानुपाती होगी। वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु व वातावरण के तापांतर के क्या होगी? समानुपाती। इसका क्या मतलब? जैसे मान लो गर्मियों के अंदर दूध है, उसको गर्म कर दिया, ठीक है, तो वो देरी से ठंडा होगा। कारण क्या? क्योंकि वहां पर वस्तु और वातावरण का तापांतर क्या हो गया? लगभग से। गर्मियों में टेम्परेचर भी ज्यादा, दूध का टेम्परेचर भी ज्यादा, ठीक है। अगर सर्दियों में दूध को गर्म करोगे तो जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि तापांतर ज्यादा है। इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर बहुत कम है, उसका ज्यादा, तो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। ये किसका नियम है? न्यूटन का शीतलन नियम। फिर ये कह रहे स्टीफन का नियम। किसका नियम है? स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम क्या कहता है कि वस्तु की उत्सर्जकता, वस्तु की उत्सर्जकता उसके परम ताप की चौथी घात के समानुपाती होती है। यानी वस्तु जितना टेम्परेचर, जितनी ऊष्मा उत्सर्जन कर रही है वो कितनी होगी? उसके परम ताप की चौथी घात के समानुपाती। परम ताप की चौथी घात के समानुपाती। फिर एक बात कि ऐसी कोई वस्तु जो अपने ऊपर आने वाली समस्त विकिरणों या समस्त ऊष्मा का अपने पृष्ठ पर अवशोषण अगर करती है उसको कृष्ण पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण पिंड। और अगर कोई वस्तु सबसे ज्यादा, अगर यानी जितनी भी आई इन सबको कर लिया, तो आदर्श कृष्ण पिंड कहते हैं। लेकिन वास्तव में आदर्श कृष्ण पिंड अभी तक नहीं है, लेकिन फिर भी कागज और प्लेटिनम की राख को आदर्श कृष्ण पिंड, आदर्श कृष्ण कणिका माना गया है। कागज और प्लेटिनम की राख को आदर्श कृष्ण कणिका माना गया है, ठीक है। द्रव तापमापी में किसका प्रयोग करते हैं? अल्कोहल का करते हैं, जल का करते हैं, पारा। ध्यान रखना, द्रव तापमापी का मतलब जल नहीं है, अल्कोहल और पारा है। क्या है? अल्कोहल और पारा। परास क्या होती है? -50 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड। द्रव तापमापी की परास -50 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर प्रयोगशाला तापमापी का परास होता है। प्रयोगशाला तापमापी का परास कितना होता है? -10 से 110 डिग्री। ध्यान रखना, प्रयोगशाला तापमापी का परास कितना होता है? -10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड।
डॉक्टरी तापमापी में पैमाने होते रहे, डिग्री सेल्सियस का भी होता है, फारेनहाइट का भी होता है डॉक्टरी तापमापी में, ठीक है ना, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट ध्यान रखना। और डॉक्टरी तापमापी की परास 32 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस की परास, फारेनहाइट में 94 डिग्री फारेनहाइट से 108 डिग्री फारेनहाइट। तो डॉक्टरी तापमापी की अगर परास पूछे तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड, और फारेनहाइट में पूछे तो 94 डिग्री फारेनहाइट से 108 डिग्री फारेनहाइट। गैस तापमापी के संबंध में सत्य कथन है, हाइड्रोजन गैस तापमापी से -200 से 500 डिग्री तक ताप नाप सकते हैं, बिल्कुल। नाइट्रोजन तापमापी से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप माप सकते हैं, बिल्कुल। हीलियम तापमापी से -268 से 500 डिग्री तक ताप माप सकते हैं, बिल्कुल। ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा तापमापी सीबेक प्रभाव पर आधारित है? सीबेक प्रभाव, सीबेक प्रभाव का मतलब क्या होता है? देखो, मैंने एक तो लिया रे लोहे का तार, ठीक है, और इसको मैंने क्या करा, एक तांबे के तार से जोड़ दिया। मान लो ये तांबे का तार है, दूसरा वाला, ये तो है लोहे का, ये है तांबे का। इनको यहां से जोड़ा, यहां पर मैंने क्या कर दिया रे, निम्न ताप, यहां पर मैंने क्या कर दिया, निम्न ताप, यहां पर मैंने क्या कर दिया, उच्च ताप। ऐसा करने पर इस परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है। इसको कहते हैं सीबेक प्रभाव। क्या कहते हैं? सीबेक प्रभाव। तो सीबेक प्रभाव पर कौन सा है? ताप युग्म। ताप युग्म, देखो दो धातुओं का युग्म ही तो है, ठीक है ना, इसलिए नाम क्या पड़ेगा, ताप युग्म तापमापी। कौन सा तापमापी सीबेक पर आधारित है? तो ताप युग्म तापमापी। सीबेक का ध्यान रखना, दो अलग अलग धातुओं के संधि स्थल को अलग अलग टेम्परेचर पर रखने से उस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लग जाती है, इसको सीबेक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। प्लेटिनम तापमापी का परास कितना होता है? ध्यान रखना, -200 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। प्लेटिनम तापमापी का परास कितना होता है? -200 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर देखिए, किस तापमापी का प्रयोग अति निम्न ताप, सबसे कम ताप नापने के लिए किया जाता है? ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, वायु दाब तापमापी। सबसे निम्न ताप क्रम नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं भाई? अपने वायु दाब तापमापी का, ठीक है। तो ध्यान रखना, अच्छे अच्छे सवाल है। थ्योरी भी कंप्लीट हो चुकी है, ऊष्मा कंप्लीट हो गई अपनी, ठीक है ना। फिजिक्स का अब एक ध्वनि बचा है, बस, और कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो और बायोलॉजी के भी दो एक टॉपिक बचे, जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप साथ दीजिए, ठीक है ना, आपके साथ से हिम्मत मिलती रहती है, तो साथ दीजिए, लगातार शेयर कीजिए इसको कंटिन्यू, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। जितना हो सके अपने ग्रुप के अंदर बताएं लोगों को, अगर कंटेंट वाकई में अच्छा लगा हो तो, ठीक है ना। और मेहनत आप लोगों को दिख ही रही है, टाइप नहीं करता हूँ, और इतना टाइम भी नहीं है, और इतनी कुछ आती भी नहीं है, अपन तो लिख के ले आते हैं हाथ से, ठीक है ना। तो देख लो, काफ़ी कुछ लिख के ला रहा हूँ, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा है ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।